ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 7 और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केप्लर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, इसको लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं। वैसे मैंने इसके बारे में आप लोगों को उस दिन बताया था, थोड़ा सा इसका डेरिवेशन आज हम लोग को करना है। क्या सिखाया था मैंने कि इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग पॉइंट पर जो एरिया कवर करेगा, एरिया स्वीप करेगा आपका प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन। एरिया स्वीप करने का मतलब क्या है, अगर ये प्लैनेट है, इससे आप कनेक्ट कर दो स्ट्रेट लाइन विद द सन और एक टाइम पीरियड फिक्स कर दो जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एंगल के केस में, एक लाइन जो एरिया स्वीप करती है उसी को तो एंगल कहते हैं। मैंने सिखाया था बेसिक मैथ में आपको सबसे पहला लेक्चर। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो प्लैनेट है, आप उसको कनेक्ट कर दिया सन के साथ एक लाइन से, तो प्लैनेट आगे जाएगा तो वो लाइन उसके साथ आगे जाएगी, तो जितना वो एरिया स्वीप करेगी किसी एक टाइम इंटरवल टी में, वो हमेशा बराबर होगा किसी और पोजीशन पे। जितना टाइम अगर उसको सेम दे देंगे तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया ही स्वीप करेगा, अलग नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर पहले हमने ए फिलियन पॉइंट जानबूझकर दिखाने की कोशिश करी, रेड वाला, आप ध्यान से देखो, उसका मैं आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि जो रेड वाले पोर्शन कंपेयर किया विद द पेरीहिलियन रीजन के हिसाब से, जहां पर वो करीब होता है। मैंने रीजन बोला, मैंने ये ना पॉइंट नहीं बोला है। रीजन मतलब कि ऐसा रीजन जहां पर सन करीब है कंपैरेटिवली जो पहले ए फिलियन रीजन था, जहां डिस्टेंस ज्यादा थी। तो उसमें इक्वल टाइम इंटरवल में अगर बराबर एरिया स्वीप करनी है तो स्पीड को वैरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो स्पीड देखना बहुत तेजी से वैरी हो रही है, राइट। तो आपको रेड वाले को कंपेयर करना है। तो इसका मतलब ये बताया गया है ये वाला रीजन का एरिया इसके बराबर है। वो कैसे एडजस्ट होता है मैंने उस दिन सिखाया था ना। एक प्लॉट ले लिया हमने, है ना, 10 फीट का आपका चौड़ाई है और मैंने क्या ले लिया था बताइए, 100 फीट का गहराई, तभी वो 1000 स्क्वायर फीट था। फिर मैंने कहा था एक 50 फीट का हम क्या ले लेंगे, विड्थ ले लेंगे, तो हमें कितना करना पड़ा, 20 फीट करना पड़ा, है ना। तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया था कि नहीं था। वैसे ही यहाँ पर ये डिस्टेंस की वजह से ये वाला एरिया आपको जो थिन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इक्वल एरिया कवर करता है जितना आपका ये क्लोजर रीजन कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना। इस पूरे लॉ में मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया स्वीप करेगा प्लैनेट, चाहे वो किसी भी स्पीड से मूव कर रहा हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको नोट करवाया था मैंने। आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। नोट हो गया था उसने आई थिंक सबका। चलो चलिए एक फिगर बनाइए और फिर स्टार्ट करिए। ये फिगर बना लीजिए पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ये डी थीटा जो है ये क्या है, स्मॉल जो इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया स्वीप कर रहा है वहां पे जो स्मॉल एंगल बन रहा है विद द ए फिलियन रीजन। ए फिलियन पॉइंट से ये लाइन कहां से पास हो रही है, ए फिलियन से, है ना। यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो थीटा बना रहा है। ठीक है, ये आप स्किप भी कर सकते हो, मैंने बस सेकंड लॉ को दोबारा से स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, अब इसी को कहते हैं एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। एरियल स्पीड मतलब जो एरिया वो कवर करेगा, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब वो फिगर के रेफरेंस में लिखने जा रहा हूं। इफ प्लैनेट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए पॉइंट मेंशन्ड है फिगर में, है ना, ए टू बी। ए पॉइंट का जो एंगल बन रहा है विद द एक्सिस कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, उसके बाद कितना ए टू बी के बीच में एंगल कितना है, डी थीटा। ठीक है, इन गिवन टाइम इंटरवल and from C to D and from C to D in same time interval, same time, then the area
will be equal, will be यही तो हुआ इसका मैथमेटिकल वे, है ना, जो भी हमने लॉ पढ़ा। देन एरिया को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। मैंने ये मान लिया कि एस ए बी एक कर्व ट्रायंगल है जिसमें एक साइड कैसी है, कर्व्ड है। तो क्या आ जाएगा, will be equal to 1/2 AB ऐसे बेस इनटू हाइट। क्योंकि हमने माना है डी थीटा बहुत स्मॉल है तो हम ये मान लेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन है और फिर वो बहुत क्लोज है, तो मैं मान लूंगा कि ये जो ऐसे है और ये आपका एस बी है, ये इक्वल है, ये हाइट के तरह यूज कर सकते हैं। जैसे देखो बेटा ऐसे बना दिया हमने, है ना, बहुत छोटा सा एंगल, तो मैं कहूँगा ना ये वाले साइड ये साइड अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, बहुत कम छोटा एंगल है, हाइट की तरह ले सकते हैं। और फिर हमने बोला कि ये जो कर्व्ड वाला पार्ट था ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन के बराबर कर दो, इसको बेस बना देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट यूज कर लिया हमने, ठीक है। ए बी क्या हो गया, जो कर्व्ड पार्ट है वो आपका बेस हो गया और ऐसे को हमने हाइट की तरह ट्रीट किया, ठीक। जिसकी डिस्टेंस कितनी मानी है, स्मॉलर ऐसे कितना है, स्मॉलर। अगर हमें ए बी निकालना है तो आर्क लेंथ वाला जो फॉर्मूला था क्या होता था, रेडियस इनटू एंगल, है ना, तो अपन वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट नहीं मानना है तो वी कैन राइट इट एज, तो जाएगा आर डी थीटा इनटू, यही तो होगा ना, अरे आर इज द डिस्टेंस ऑफ द सन एंड द प्लैनेट एंड आर हो गया रेडियस की तरह, और आर्क लेंथ क्या होती है, रेडियस इनटू जो भी एंगल स्वीप हुआ, एंगल कितना स्वीप हो रहा है, डी थीटा, तो आर इनटू डी थीटा कर दिया। तो ए बी क्या था, आर्क लेंथ ही तो था, तो हमने उसको वहां से रिप्लेस कर दिया और फिर आपका ऐसे तो आर हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 आर स्क्वायर डी, ठीक है, जिससे जो एरिया। अगर हमें कभी भी इंस्टेंटेनियस क्या निकालना है, एरियल स्पीड निकालना है, फॉर इंस्टेंटेनियस एरियल स्पीड। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इंस्टेंटेनियस क्या है, ds अपॉन dt, है ना। अब एरिया की बात कर रहे हैं, एरियल स्पीड, तो s की जगह क्या आ जाएगा, एरिया, तो इट विल बी इक्वल टू dA बाई dt, है ना, लिख डालिए फटाफट। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो धीमे धीमे हम लोग एंगुलर स्पीड की तरफ पहुंचना है और पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि ये पाथ जो है वो हमेशा किसी भी एक कर्व को काट दोगे तो वो सर्कल में आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर आना भी वही चाहिए था। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो वी विल गेट व्हाट, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा ही तो होता है ना, लिख डालो 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। अगर हम चाहें तो आर स्क्वायर ओमेगा को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड, तो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है v अपॉन आर। तो अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे वी विल गेट व्हाट, 1/2 आर वी। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एरियल स्पीड, जो कि कांस्टेंट रहेगी। हो गया नोट। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो अब तो निकाल सकते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि हमारे पास ओमेगा के टर्म में आगे बढ़ जाए। यहाँ लिखिए ओमेगा क्या है, एंगुलर ठीक है। अगर हम मान लेते हैं लेट L be the angular momentum of the planet
about the sun and the mass of, हमने मान लिया इस मामले में क्या है उसका मास, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है आई ओमेगा, और आई क्या होता है भाई, आई निकालना आसान है, इनर्शिया एम आर स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं एम आर, ठीक है। where I is equal to mr square is the instantaneous moment of inertia of the man। ये बात समझने में किसको दिक्कत हो रही है, बिकॉज ये सर्कल में नहीं घूम रहा है, तो हम क्या करें, किसी भी इंस्टेंट में निकालना, उस इंस्टेंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, जिस भी कर्व पे वो होगा उसी का हम एक सर्कल इमेजिन कर लेंगे, और सेंटर अपन कहाँ मान लेंगे, सन को, उसके हिसाब से उसको निकालेंगे, तो हमारे स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। आर वेरी कर रहा है ना बेटा, तो आई भी वेरी करेगा टाइम टू टाइम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आर वेरी करेगा तो आई वेरी करेगा, इसलिए मैंने इसको इंस्टेंटेनियस लिख दिया कि भाई जिस इंस्टेंट पे उस इंस्टेंट का इनर्शिया आपने निकाल लिया, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बना लो, पीछे वाले को क्वेश्चन नंबर 1 बना लो, और इनके बीच में रिलेशन कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 dA by dt, यानी कि एरिया डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू L अपॉन 2m। भर के लिए आइए जरा, मुझे पिलाइए, ठीक है, नोट कर लीजिए। Now the aerial speed remains constant according to Kepler's second law। ठीक है, केपलर साहब ने तो बताया था कि भैया कांस्टेंट रहेगा, ठीक। इसके आगे लिखिए, अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ बच्चे, अगर ये dA by dt कांस्टेंट है तो इसका मतलब L भी कांस्टेंट रहेगा। अरे L अपॉन 2m भी, तो ये 2m इज कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका मतलब L भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब यहाँ से एक नई चीज सीखने को मिल गई कि भैया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी मतलब प्लैनेट इज आल्सो कांस्टेंट, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग सकता है। कंजर्वेशन में यही तो सीखा था कि वो कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट बना रहेगा, जो इनिशियल और फाइनल चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अपन यूज कर सकते नहीं कर सकते, तो लिखिए इसके आगे 10 आगे बढ़ जाए, लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 L is also constant that is angular momentum of the planet is conserved, that is ऐसे मतलब L is और अगर L कंजर्व्ड है
Kepler's second law is equivalent to the conservation of is equivalent. पता है इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में बड़ा इस्तेमाल होता है। एक जैसा, एक ही नहीं। यस ठीक है। अब हम लोग इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाइंग मतलब कि दोनों को कंपेयर किया जा सकता है ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिटवीन ए एंड बी। अभी ए एंड बी कहाँ है? फिगर के रेफरेंस में बात हो रही है। ये फिगर बनाना होगा आपको। पहले हम लोग को क्या करने वाले हैं? ए को लेंगे पेरीहीलियन, बी को लेंगे एफिलियन। पॉइंट्स पेरीहीलियन क्या होता था? करीब सबसे, एफिलियन सबसे दूर। ठीक है। ए और बी दो पॉइंट ऐसे हैं जो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस पर पाए जाते हैं हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर। ठीक है बच्चा, नोट करें फटाफट, फिगर बनाइए तब स्टार्ट करें। तो फोकस से ए की दूरी क्या होगी? आर मिन, और फोकस F1 से बी की दूरी आर मैक्स, उसको R2। ठीक है, फिगर बन जाए। तुम्हें बताओ, दोनों पॉइंट पर मैंने कभी भी नहीं बोला कि स्पीड सेम रहेगी। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम स्पीड होगा। जिसका मतलब पॉइंट बी पर जो स्पीड ऑफ प्लैनेट होगा, लीनियर स्पीड ऑफ प्लैनेट विल बी मिनिमम, एंड एट पॉइंट ए इट विल बी मैक्सिमम। सबसे करीब सबसे स्पीड। ठीक है, ज्यादा। चलिए करें आगे। तो इसका मतलब है कि एल ए इज इक्वल टू एल बी। कंजर्वेशन तो यही कहता है। मैं फिगर बना रहा हूँ भैया, इतना बड़ी बात नहीं है। हमेशा एलिप्स ही तो बनता है मेरा, सर्कल बनाओ तो एलिप्स बन जाता है। इसको V1 लिया था ना? ठीक है, ठीक है बेटा, सब बन गया। अब बनाते रहो। ठीक है, अब इसका मतलब है कंजर्वेशन लगा रहे हैं तो ए पर जो मोमेंटम होगा वही बी पर भी होगा। ठीक है, जरा लगाते हैं, क्या आ जाएगा भाई? एम वी मैक्स इनटू क्या हो जाएगा? आर मिन इज इक्वल टू एम, मास तो बदलेगा नहीं ना, क्या आ जाएगा बच्चा? वी मिन इनटू। ठीक है, और मास अगर यहाँ से काट दें तो वी गेट V max into R min is equal to V min into R max। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने कैसे सिखाया था? 2 into 4 करो या 4 into 2 करो, आएगा तो। इसका मतलब है कि जैसे जैसे R चेंज होगा, जैसे जैसे R मिनिमम से मैक्सिमम तरफ जाएगा, वैसे वैसे V मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो वी कैन इजीली से दैट कि V एंड R आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, ये हो गया डिजायर्ड हमारा इक्वेशन। ठीक है, ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई कि अगर इसको मान ले V और इसको मान ले R, जब R ज्यादा है तो V कम हो गया, और जब वेरी करेगा मतलब जब भी वैल्यूज चेंज होने स्टार्ट हो, मतलब अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। R क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें सिर्फ प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट चाहिए, हमें वैल्यूज इंडिविजुअल वैल्यू से मतलब नहीं। ठीक है, मिटाने की जरूरत है। चलो ठीक है, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट पढ़िए। अब ये प्रूफ करेंगे
कि जो हमारा प्लैनेट है वो एलिप्स के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट पे ही मूव करता है, जो कि ये, ठीक है। अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए एंड इसेंट्रिसिटी ई, ठीक है। लिखिए फॉर एलिप्स, थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है बेसिक मैथ में एलिप्स के बारे में, तो कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। कंडीशन फॉर एलिप्स क्या होती है, मैंने अभी आपको सिखाया था, कोई भी पॉइंट पी दो फिक्स पॉइंट से क्या उनके डिस्टेंस जो होगी दोनों पॉइंट से, उनके सम की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा बराबर आएगी, यानी कि f1p प्लस f2p हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, तभी वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एलिप्स पे। और इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये होता है a और b क्या है सर, मेजर सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, a की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी वो मेजर एक्सिस है, a ग्रेटर देन b, और a को क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, और b क्या होता है, सेमी माइनर, लिख डालिए फटाफट साथ साथ में, ठीक है। देयर इज अ रिलेशन जिसमें इसेंट्रिसिटी डिफाइंड होता है, ई क्या है भाई, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ई क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है, ठीक है। जहां पर इसको डिफाइन करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस, ठीक है, और ई की वैल्यू होती है अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए या फिर बी अपॉन ए का, ठीक है। और फिर से अपन क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक। हम आर मिन और आर मैक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, एम वी पी आर पी इज इक्वल टू, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, है ना, मिन या मैक्स हो जाएगा, कोई पॉइंट ले लिया हमने, आर एम वी ए आर ए, ठीक है। पेरीहीलियन और एफिलियन की बात करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्या हो गया ये, ध्यान से, P फॉर पेरीहीलियन पॉइंट, और ये क्या है, एफिलियन, यानी कि कैपिटल ए और कैपिटल बी की बात हो रही है। कैपिटल ए क्या हो गया, पेरीहीलियन, और ए क्या हो गया, एफिलियन। तो इतनी में बता दिया मैंने, है ना, पीछे भी बता के आ रहे हैं। अब हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, हम आर मैक्स और आर मिन को इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी डिफाइन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सेंटर ऑफ द एलिप्स से, एक फिगर है, सेंटर ऑफ द एलिप्स से फोकस की डिस्टेंस कितनी होती है, ए टाइम्स ऑफ द इसेंट्रिसिटी, ये, और दोनों फोकस की दूरी इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसको, आर मैक्स और आर मिन को, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा क्या बन के, इक्वेशन में लिखिए, आर मैक्स इज इक्वल टू, ठीक, और आर मिन में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा है ना, एंड आर मिन 1 माइनस, जिसको ये नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल है, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आर मिन तेरा ये है, ये टोटल कितना है, ए माइनस ए करोगे तो क्या मिल जाएगा,
आर्मिन ही तो मिलेगा ना, और ए कॉमन ले लोगे बचेगा क्या, 1 माइनस ई बचेगा। और यहाँ पर तेरे को देखो आर मैक्स चाहिए, ये तेरा डिस्टेंस ए है, ए प्लस ए ही तो कर रहे हो भाई, सेंटर के पहले की डिस्टेंस ए नहीं है, सेम मेजर एक्सेस, और फिर ए यहाँ से फोकस से दूरी है ना सेंटर की, तो ए प्लस ए ही करोगे तो ए कॉमन लोगे तो ए इंटू 1 प्लस ए नहीं, 1 प्लस ई नहीं आएगा, तो आर मैक्स आर्मिन ऐसे हो गया। ठीक है, ये फिगर बना लीजिए अगर नोट कर लिया है तो। अब हम रेशियो निकालने वाले हैं, क्योंकि वी मैक्स अपॉन वी मिन हमने पहले भी किया हुआ है। कैसे, इक्वेशन इसके पहले जो डिराइव किया था एंगुलर मोमेंटम में, उसमें क्या आया था, वी मैक्स इंटू आर मिन इज इक्वल टू वी मिन इंटू आर मैक्स पीछे, तो इसका मतलब वी मैक्स अपॉन वी मिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर मिन अपॉन आर मैक्स, उल्टा हो जाएगा ना, नहीं आर मैक्स अपॉन आर मिन, ठीक है, आर मैक्स अपॉन आर मिन होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो आर मिन नीचे जाएगा, तो वी मैक्स अपॉन वी मिन इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन आर मिन। आर मैक्स और आर मिन की वैल्यू मैंने आपको दे दी, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, लिख डालो। आगे बढ़े, तो Vp अपॉन Va इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन वी मिन इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन आर मिन इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस ई अपॉन a इंटू 1 माइनस ई, a कट जाएगा, सो वी गेट v max अपॉन v min is equal to 1 plus e upon 1 minus in terms of eccentricity। अगर हमें VA और VP यानी V max और V min भी निकालना हो और इन टर्म्स ऑफ eccentricity, तो कैसे निकालेंगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या होगा, बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम वेरिएबल लेंगे तो हाफ m vp स्क्वायर प्लस होता है, लेकिन क्या आ जाएगा, पोटेंशियल माइनस में होती है, लिख डालो क्या आ जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन rp इज इक्वल टू हाफ m va स्क्वायर माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ra, यही तो होगा। ठीक है, अगर दोनों पॉइंट के बीच में निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 2a, 2a ही तो होगा। ठीक, अब किसी भी एक को एक बार में सॉल्व करो, इसको उसके सामने करो, फिर एक बार इसको उसके सामने करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट VA इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए इसके अंदर G कैपिटल M अपॉन A 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E। ठीक, और VP में क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, आपको याद क्या करना है, ये याद करना है, डेरिवेशन बस आपको नॉलेज के लिए बताते हैं, याद ये कर लेना, ठीक है, वो याद कर लेना, आर मैक्स आर मिन का रिलेशन याद कर लेना, ठीक है, ये हो गया आपको। अब आपको वी मैक्स भी पता और वी मिन भी पता है। चलिए आगे बढ़ जाएं, अब पढ़ते हैं थर्ड लॉ, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। देखिए, द स्क्वायर ऑफ period of revolution of any planet, the square of period of revolution of any planet around the sun
to the cube of the semi-major axis of its electrical object. T is pi is exactly proportional to T क्या है? टाइम पीरियड, ठीक है। फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, अगर कभी सर्कुलर ऑर्बिट है तो ए की वैल्यू किसको हो जाएगी? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। देन टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर, ठीक है। अब पढ़ेंगे सैटेलाइट। आगे बढ़ जाएं? अब पढ़ते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट में आपको जितने टाइप हैं वो देखिए। एक हो गया आपका नेचुरल मून, है ना? सैटेलाइट ही तो है, ठीक है। और आर्टिफिशियल जो अपन लोग क्रिएट करते हैं, कचरा, है ना? पता है ना, बहुत कचरा कर रखा है, जहाँ जाते हैं अपन कचरा जरूर करते हैं, है ना? हेलो, स्पेस को भी नहीं छोड़ा। तो अभी जो चल रहा है एक नया प्रोजेक्ट स्टारलिंक नाम से, इलॉन मस्क का। अब तो उसमें अंबानी साहब भी कूद गए, और अब तो भैया जो है एयरटेल के मालिक भी, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा, इट डजंट मैटर। सब कोई मिलके कचरा फैलाएंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग नीचे से नेकेड आई से देख लेंगे, क्योंकि जो स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है उसमें क्या करेंगे, बहुत ही, स्टारलिंक मतलब वो इंटरनेट, सैटेलाइट से जो है इंटरनेट मिलेगा। अभी टावर से मिलता है ना, तो डायरेक्टली आसमान सिग्नल आएगा और हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाएगा, है ना? हम लोग रिवोल्यूशन कर लेंगे रील्स में, है ना? रील्स बनाते रील्स के अंदर चले जाएंगे। तो ये एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग जो है, जो सैटेलाइट होगी, ढेर सारे सैटेलाइट का एक जाल होगा हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होगा, वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे और बहुत हाई स्पीड में प्रोपगेशन ऑफ वेव्स होगा और बहुत हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। मतलब 6G 7G 4G हम लोग पता है क्या कर लेंगे उससे, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि, लेकिन हम गंदगी फैलाएंगे जरूर, ठीक है। हाँ ठीक है, लिमिटेड प्रोजेक्ट अच्छा था, जैसे कि नहीं, अब उसको बिजनेस में करते हैं ना, कमर्शियल कर दिया। और टेस्ला का तो लाइव भी हो गया, मतलब टेस्ला कह रहा हूँ, इलॉन मस्क का तो स्टारलिंक चालू भी हो गया। तो अब ये लोग भी करेंगे तो सब मिलेंगे तो कचरा तो होगा ना। मतलब ये माउंटेन रीजन के लिए अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि माउंटेन्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो टावर का कनेक्टिविटी बहुत दिक्कत है, ठीक है, वहाँ के लिए अच्छा था। लेकिन यहाँ के लिए क्या करोगे भाई, यहाँ तो सब चल रहा है ना, नहीं उसको ऊपर से डालेंगे। तो ऐसा कुछ। तो सैटेलाइट ये जो होती है, जब आप डिस्टेंस वेरी करते हो विद द अर्थ सरफेस, तो उसकी स्पीड वेरी करती है, इतना हाई स्पीड में आपका मोशन करेगा कि अब उससे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब हम लोग यहाँ से लॉन्च करते हैं रॉकेट, है ना, तो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर से आके निपटा दिया, है ना। तो ये सब भी दिक्कतें होती है। जैसे हम लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि इसरो वाले सब पागल थोड़ा ना वहाँ बैठ के इतना कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि उनको ये भी देखना है कि कोई और कोई कचरा तो नहीं है हमारा फैला हुआ जो हमसे टकरा जाए करके। कुछ कचरे ऐसे होते हैं जिससे टकराने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको ध्यान नहीं देते, है ना। तो बीच में एक आया था कि बहुत बड़ा सा जाल बनाएंगे और उसको जो है, उससे जो है सारे कचरा को जो है, क्योंकि वहाँ मास का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ क्या करना है, पुश करना है, फिर हम पुश कर देंगे किसी इन्फिनिटी की तरफ। तो ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में हुआ, लेकिन कोई करेगा नहीं, क्योंकि इसमें पैसा खर्च होगा ना फ्री का। तो ह्यूमंस और उनके जो है दिमाग तो ऐसे ही हैं। तो आर्टिफिशियल अपन लोग बनाएंगे, ठीक है। पोलर सैटेलाइट एक होती है जो पोलर रीजन में होती है, जियो, हमें पढ़ना कुछ नहीं है इसमें से, जियो स्टेशनरी एकदम कैंसिल हो चुका है भैया, ठीक है, वो ना पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। इसमें क्या होता है, जियो स्टेशनरी थोड़ा सा बता देते हैं कि ऐसा, तो ऐसे सैटेलाइट जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही
टिकी नहीं होती है रीजन में, टिकी रहेगी तो ऊपर क्या करेगी, एक पर्टिकुलर रीजन को ही कवर करे, मतलब कि उसी रीजन को ही वो पूरे टाइम ऑब्जर्व करे और कोई रीजन ऑब्जर्व ना करे। उसका सिंपल सा रीजन एक ही तरीका एक ही हो सकता है, जैसे बस जा रही है, बस में तुम बैठे हो, खिड़की के बाहर तुम देख रहे हो, बगल में भी एक बस जा रही है, उसमें जो बंदा बैठा है वो कंटिन्यूस उनको देख रहा है, तुम दोनों लगा एक ही साथ चल रहे हैं, है ना, उसका तरीका क्या होगा, दोनों की स्पीड सेम हो, सिंपल कंसेप्ट है। वैसे अर्थ की स्पीड रोटेशन पे अगर हम एक डिस्टेंस पर सैटेलाइट को प्लेस कर दें, उसकी स्पीड भी सेम हो जाएगी, तो जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी वैसे तो वो मूव करेगा साथ साथ में। इससे होगा क्या, वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगे, है ना, ये हो गया जियो स्टेशनरी। ठीक है, समझ में आया। जैसे बीच में न्यूज आती है कि अमेरिका की सैटेलाइट हमारे अर्थ हमारी इंडिया की तरफ से होके जा रही है, तो वो जियो स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड अलग है, वो अलग अलग रीजन को कवर कर सकती है। और कई स्ट्रेटजिक तरीके से लोग कहते हैं कि हमने तो प्लेस कर दिया, अब उसको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, जैसे होना चाहिए ना कि हमारे इंडिया के ऊपर से क्यों जा रहा है। तो अभी एक नया जो आया था, हम लोग ने भी अचीव किया, इसरो ने भी अचीव किया कि किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में मिसाइल जाके जो है किसी को इंटरसेप्ट कर सकती है, जो रशिया ने पहले किया, अमेरिका तो हमेशा, तो चाइना अमेरिका तो अलग ही है, तो इंडिया ने भी कर लिया। क्यों किया, ऐसी सैटेलाइट जो हमारे रीजन को ऑब्जर्व कर रही है, हमारे जो सिक्योरिटी के ऊपर जो है एक जरा सा क्वेश्चन मार्क आएगा तो हम उसको उड़ा देंगे, ऐसा धमकी की तरह दिखाने के लिए, करेगा कोई कुछ नहीं, लेकिन वो बात है। ठीक है, तो इंडिया वाले भी ऐसे छोड़ दें, है ना, कहते हैं कि हमारी सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर से जा रही है, हम पाकिस्तान को देख लिए तो ऐसा तो स्टोरी मूवी में दिखाते हैं ना कि हमने सैटेलाइट से, बिल्कुल सही बात है, हर कोई देख लेता है एक दूसरे को, कोई किसी से बचा नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते कि हम बच गए। बीच में एक टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी कि हम लोग जो है ऐसा कुछ सिग्नलिंग कर देंगे कि सारा जो सिग्नल ब्लॉक हो जाए सैटेलाइट को, वो देख ही ना पाए, ब्लड हो जाए, तो उसका वो तो कर नहीं पाए। वैसे देखा जाए तो गूगल मैप सब देख लेता है, तो कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पर देखो तुम गूगल में ब्लर ही आता है। सर अब तो धीरे-धीरे गूगल पे जानकारी जो मतलब गूगल के जैसे इंडिया कुछ और भी बना रहा है। हाँ, मैप माई इंडिया, क्योंकि वो गूगल को बस शायद इंडिया में बंद करने को था, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि आती चाहिए तो कर दो ना यार, सैटेलाइट तो देख ही रही है, डेटा तो जा ही रहा है, क्या ही फर्क कर लिया तुमने। नहीं मतलब हम एक बात बता रहे, कॉमन सेंस वाली बात है, सैटेलाइट तो ऊपर है वो तो देख ही रही है ना, इससे क्या दिक्कत है। आप इंडिया में कर देंगे तो क्या ही, हम लोग नहीं, हम तो वैसे नहीं देख पाते, तो बचा क्या। ठीक है, हाँ, इससे कोई फर्क का नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है कि हमारा इंडिया खुद का टेक्नोलॉजी हो, ये तो बिल्कुल है, मेड इन इंडिया हो, हम लोग अपने पे डिपेंडेंट हो, गूगल को पैसे देने पड़ते हैं, है ना, ऐसा कुछ करना ना पड़े, ठीक, तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका इससे कोई लेना नहीं है कि रोक लोगे तुम, रोक कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, चलिए, नहीं इतने स्मार्ट हमारे हैं आर्मी वाले और वो कि वो बचा लेते हैं। देखो न्यूक्लियर जो हम लोग का हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ कर रहा है, रीज़न क्या है, वो सैटेलाइट जब जा रही थी तब उन लोगों ने बड़ा ही समझदारी से ऐसा कर दिया कि मुझे लगा तो कुछ है ही नहीं, जैसे पहले था जब उन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था, तो वैसी ही सिमिलर इमेज उन्होंने क्रिएट कर दी। तो हाँ, तो करने तो कर ही लेंगे ना, वो बात अलग है, उससे क्या होता है, हम भी तो कर सकते हैं ना, वही थोड़ा ना कर सकते, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बार उसमें नहीं जाते हैं हम लोग, अब वापस सेटेलाइट पे आते हैं। ठीक है, तो ऑन है, तो सैटेलाइट जो है आपका, इसमें आपको मैंने अभी बताया, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्ट। देखिए, द सेंटर ऑफ सैटेलाइट, सेंटर ऑफ सैटेलाइट should coincide with the center of earth. ठीक है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, प्लेन ऑफ द ऑर्बिट और सैटेलाइट should pass through the center of earth, through the center of earth, center of earth। ठीक है, ये दो मेजर कंडीशंस होती हैं। ठीक, अब इसमें दो आपके डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, पहली कंडीशन लिखी हुई है कि
जो सैटेलाइट का सेंटर होना चाहिए वो हमेशा जो मतलब सेंटर मतलब जिस जो सर्कल वो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर हमेशा अर्थ के सेंटर में कॉन्साइड करना चाहिए, मतलब सेम सेंटर होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? पहला फिगर देखो, पहला फिगर क्या कह रहा है? ये सैटेलाइट कैसी होगी? एक अनस्टेबल सैटेलाइट होगी। कैसी होगी? अनस्टेबल, क्योंकि ये एक अनस्टेबल ऑर्बिट में मोशन कर रही है। कैसे? उसका भी एक पूरा मैथमेटिकल वे है प्रूव करने का। बिकॉज अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो तो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, तो सैटेलाइट को अर्थ खींचेगा अपनी तरफ एफजी से। अब क्योंकि इसका जो सेंटर है वो हमेशा एक्सिस और रोटेशन ऑफ द अर्थ पर तो लाई करेगा, ठीक है, लेकिन इसका रेडियस अलग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हम लोगों ने पहले भी तो किया था, ठीक है, ये प्रूफ किया था कि वेरिएशन ऑफ जी के अंदर मैंने पढ़ाया था कि अलग अलग पॉइंट पर जी कैसे वेरी करता है। तो वो एक जो आया था जिसमें हमने कहां पर इक्वेटोरियल और पोलर दोनों में नहीं रखा था, बीच में रख दिया था पॉइंट को, तो वहां पर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल खेल हुआ था कि नहीं होता? वैसे यहाँ पर भी होगा। तो जब मैंने कहा कि भाई इसके दो कंपोनेंट की एक एंगल पर है विद द एक्सिस, है ना, यहाँ पर इसका जो रेडियस बन रहा है, इसका जो इमेजिनरी रेडियस बनेगा वो तो कम होगा ना रेडियस ऑफ अर्थ से। ठीक, अब ये आर डैश जो बन रहा है यहाँ से एंगल बना थीटा पे ये होगा हमेशा, तो भैया इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा एफजी cos थीटा, एक बन जाएगा एफजी sin थीटा। एक इसको नीचे की तरफ लेकर के आ रहा और एक आपको अंदर की तरफ, है ना, जो कि बैलेंस हो जाएगा किससे? सेंट्रीफ्यूगल। ये क्या करेगा? इसको अनस्टेबल बना के रखा रहेगा, है ना। एफजी sin थीटा क्या करेगा? इसको अनस्टेबल रखेगा ना भाई। इसको बैलेंस करने वाला कोई है हमारे पास? एफजी cos थीटा बैलेंस हो गया किससे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। लेकिन एफजी sin थीटा कौन बैलेंस कर रहा है? कोई नहीं। तो इसका मतलब ये कैसी रहेगी? ऑर्बिट हमेशा अनस्टेबल। अब जरा देखो ध्यान से, स्टेबल ऑर्बिट अगर हमेशा कोइंसाइड करेगा किससे? अर्थ के सेंटर से, तो होगा क्या? देखो सैटेलाइट को प्लेस कर दिया, अब यहाँ एफजी sin थीटा कुछ दिख रहा है क्या? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो कोई कंपोनेंट यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो F सेंट्रीपिटल विल बी इक्वल टू F G, इसका मतलब है देयर इज नो कंपोनेंट, सारे फोर्सेस एक ही लाइन पर हैं, तो ये सबसे स्टेबल ऑर्बिट होगा और यहाँ पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम्हारा एक सवाल यहाँ हो सकता है ये कि सर इसका मतलब है कि हम इस तरीके से मोशन ना करा करके अगर मैं इस तरीके से मोशन करा दूँ तो बिल्कुल सही है, स्टेबल है। तो इसी तरीके से कंट्री अचीव करती है। भाई हमें अपने रीजन में करना है, ठीक है, तो हम अपने रीजन के हिसाब से सर्कल बना लेंगे। गेटिंग? कोइंसाइड करना चाहिए, कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम सबको अपना अपना सर्कल बना लेता है, कीपिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ सेम। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से अचीव होता है। नहीं तो तुम तुरंत अगर मैं होता तुम्हारे को सवाल पूछता था अपने टीचर से कि सर तो फिर तो इतने वाले ही सिर्फ मजा कर सकते हैं सैटेलाइट का, बाकी लोग तो बेवकूफ है। ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी कर सकते हैं, तो तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आप इनफिनिट सर्कल बना सकते हैं, आपको भी पता है ये बात, है ना। चले भाई आगे बढ़ जाए। लिखिए, इसी में लिख लीजिए। चलिए एक और मिनट। इट फॉलोज दैट अ सैटेलाइट कैन रिवॉल्व round the earth only रुक जा बेटा, इस फिगर को थोड़ा एडजस्ट कर दें, जगह हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट फटाफट खत्म करते हैं चैप्टर को बेटा, खत्म हो गया चैप्टर, लिखिए आगे। बस सैटेलाइट ही तो बचा बच्चा, सैटेलाइट ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, वेटलेसनेस पढ़ना है क्योंकि हमें जीएसटी नहीं पढ़ना। देखो, इट फॉलोज दैट अ सैटेलाइट कैन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट whose center coincide with the earth center। सिर्फ
उसी सर्कुलर ऑर्बिट आपका रिवॉल्व हो सकता है जहाँ जो कि कोइंसाइड करेगा अर्थ के सेंटर से। नेक्स्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी, हम जो पढ़ेंगे वो गेट सर्कल के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक है। हम जितनी सेटेलाइट पढ़ेंगे, हमारे जितने केसेस हमें पढ़ने हैं वो हम सिर्फ ग्रेट सर्कल यानी कि जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है उसके अराउंड जो सर्कल बनेगा उसे ग्रेट सर्कल कहते हैं। तो जितनी सेटेलाइट अगर हम लॉन्च कर रहे हैं, हमारे हिसाब से क्या है कि हम इसी के कंसेंट्रिक क्या कर रहे हैं, हाँ ऐसे तरीके से, ठीक है, ग्रेट सर्कल के कंसेंट्रिक हम लॉन्च कर रहे हैं इस तरीके से। तो चलिए हमें इतना ही पढ़ना है तो हम उतना ही पढ़ेंगे, उसका नहीं पढ़ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी नेक्स्ट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो ग्रेट सर्कल वाली ही प्लेन में है कि नहीं है, तो लिखिए इसमें सैटेलाइट ऑफ मास है मूविंग इन ऑर्बिट, सैटेलाइट ऑफ मास m मूविंग इन ऑर्बिट of radius r with speed v naught, then centripetal force is provided by gravitation. इसका मतलब है FCP is equal to FG, आ जाएगा mv नॉट स्क्वायर अपॉन r is equal to g कैपिटल में स्मॉल में अपॉन गलत किया क्या, वही तो आ रहे। या मैं इसको तुम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम वही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आर स्क्वायर को एक यहाँ से काट दूंगा, ये mm काट दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट g कैपिटल m अपॉन r दैट इज इक्वल टू g कैपिटल m अपॉन r e प्लस ये क्या मिल गया मुझे, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। क्या मिल गया, फॉर अ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ h क्या है, बहुत छोटा है कि कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये, देन v नॉट विल इक्वल अंडर रूट g कैपिटल m अपॉन re, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्मॉल g इंटू re, मैंने re मल्टीप्लाई डिवाइड किया, g m e अपॉन r इसका बनता है स्मॉल g, ठीक है, और re मल्टीप्लाई कर दूंगा 6400 किलोमीटर, ठीक है, 9.8 इंटू 6400 किलोमीटर कर देंगे, वी गेट 8 किलोमीटर पर अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर, जिसको अभी भी नहीं आया 9.8 को 10 मान लो, 6400 था, क्या बन जाएगा 64,000, निकाल लो सबको, ठीक है, 10 की पावर 4 10 की पावर 3 है और 3 उधर है, वहां से निकाल लीजिए और इधर 80 में जाएगा। मीटर पर सेकंड था, उसकी यूनिट चेंज कर लेना, मीटर में कर लेना, फिर सॉल्व कर लेना, ये विल गेट द आंसर। डन।
चलें आगे बढ़ जाएं। लिखिए, टाइम पीरियड के पहले लिखना है थोड़ा सा, तो मुझे एक स्लाइड चाहिए। देखिए बेटा, इसमें इफ अ बॉडी इज टेकन टू सम हाइट, ये वाला छोड़ दें चलो, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑफ वी नॉट, तो ये वी नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिसमें वो मोशन कर रहा है, ठीक है। और किसी पे डिपेंड करता है? नहीं, कैपिटल जी एम अपॉन आर था, तो मास और आर वेरी कर सकता है और कुछ वेरी नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमने वी नॉट कितना था? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, उसका अगर √2 टाइम्स कर दिया, लिखिए इफ ऑर्बिटल वेलोसिटी becomes √2 times of v naught or increased by यार ये आजकल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। फोर्टी 1.4% और काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड डबल कर दें, then it escapes from the gravitational field of Earth. Then escape from the field of। अब तुम लोग को एक चीज समझाते हैं, बहुत सिंपल सी बात थी। हम लोग को अगर escape velocity याद हो तो उसमें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड था, है ना यार। √2 टाइम करते ही 8 था ही, √2 टाइम्स अगर करेंगे 8 को तो वो 11 से ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली एस्केप कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखें टाइम पीरियड, यही लिखवा दें क्या? लिख लो, यही लिख लो। सब कुछ सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है तुमने। क्या होता है भाई? T इक्वल टू 2 पाई R अपॉन V नॉट, है ना? क्यों भाई? अगर V नॉट की फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पर, 2 पाई R अपॉन क्या जाएगा? √2 अपॉन R, है ना? और R ऊपर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2, 2 पाई R इंटू R की पावर -1/2, नीचे हो जाएगा √GM, 1 -1/2। एक मिनट, माइनस क्यों होगा? वो तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में प्लस में आएगा ना। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर में आता है ना? तो इसका मतलब ये तो प्लस में होगा ना, और जब ये प्लस में होगा तो 1 + 1/2 क्या होता है? 3/2। अगर 2 पाई R की पावर 3/2 और नीचे की जगह √G, ठीक है। अगर हम स्क्वायर कर दें, या अगर हमें इस √GM को कन्वर्ट करना है स्मॉल g, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो स्मॉल g होता है √GM अपॉन R स्क्वायर, ये होता है ना भाई। इसका मतलब है मुझे R स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा इसमें रूट के अंदर, तभी बनेगा ये स्मॉल g इंटू R स्क्वायर, और R स्क्वायर बाहर जाएगा, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई R की पावर 3/2 और नीचे आ जाएगा R अंडर √ स्मॉल g, ठीक है।
वेरी स्मॉल आर और कैपिटल आर अलग अलग है, कैपिटल हमेशा रेडियस ऑफ द प्लेनेट है ना, फॉर द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये स्मॉल जी कैसे आता है ये बता। अभी तो वही बता रहा था भाई, बगल में लिखा हुआ है फॉर्मूला, स्मॉल जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तेरे पास है क्या, तेरे पास रूट जीएम है, तेरे पास डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर हो जाए रूट के अंदर, तो मैंने आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो बन जाएगा अंडर रूट जीएम अपॉन आर स्क्वायर, बन जाएगा स्मॉल जी, और रूट के अंदर आर स्क्वायर बाहर आएगा, क्या बन जाएगा कैपिटल आर, है कि नहीं। हो जाएगा। चल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लियो, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, अब r की पावर 3/2 है बेटा, तो जिसको नहीं आता बच्चे देख 9th क्लास में ले जा रहा हूँ तुझे, x की पावर m का होल पावर n होता था, तो मैं 3 × 1/2 करके 3 को अंदर ले आ रहा हूँ, r क्यूब की होल पावर 1/2 है, 1/2 मतलब रूट, और रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है, तो बचे क्या r क्यूब ही बचेगा ना, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं सर वो रूट में भी हुआ है हैं, क्योंकि जी की वैल्यू तो रूट जी है। अरे रूट में नहीं होती है जी की वैल्यू, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होती है, मैं पढ़ाया है, मैं भूल गया, गलती मैंने की। अब तुम्हें याद क्यों नहीं है, एक मिनट रुको पहले, तुम्हें याद क्यों नहीं है, हमने तो गलत लिखा, चलो तो वही तो कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज क्यों हो गए, तुम्हें पता नहीं सर गलत लिखा आपने, गलत लिखा आपने। तो बोल दिया ना। ये सब नहीं चलता, इसका मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही गुरु, बहुत ही मेरे साइड सर आप जो लिखोगे वही हो जाएगा। ये गलत बात है, दिस तो आते जाते रहते नहीं हैं। नहीं भाई ऐसे मत करो भाई, न्यूटन साहब वहाँ हमें जाके जब हम जाएंगे ना तो हमें निपटा देंगे दोबारा। अच्छा देखो यहाँ पर, अब इसको ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग वापस से प्रूफ करने वाले हैं केप्लर्स का थर्ड लॉ। वहाँ क्या पढ़ा था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब पढ़ा था ना, जब मैंने कहा था सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो मेजर एक्सिस बन जाएगा, ए बन जाएगा कैपिटल आर, वहाँ लिखा था ना, यहाँ प्रूफ कर दे रहा हूँ। देखो 4 पाई स्क्वायर जीएम इज अ कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल इज पोजीशन ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ से ये प्रूफ होता है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, लो भैया थर्ड लॉ प्रूफ हो गया। तुम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी होगी कि हम ये करेंगे ही नहीं, लो कर दिया, थर्ड लॉ भी प्रूफ हो गया। आगे लिखो फॉर सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस, ये यहीं पे लिखना था ना, चलो यहाँ जगह है तो इधर लिख रहे हैं इसी हेडिंग के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली किस बार हो जाएगा, आर ई के बराबर है ना, और V नॉट की वैल्यू हमने निकाली इसके लिए कितनी थी, अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा। अब हम t निकालते हैं, तो t क्या हो जाएगा, इसको t नॉट लिखता हूँ 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। अब ये क्या कर दिया मैंने, अब ध्यान से देखो फॉर्मूला तुम्हारे पास है वो आखिरी वाला, ये आर क्यूब है ना, स्मॉल आर किसको रिप्लेस करेगा, कैपिटल आर ई को, नीचे कैपिटल आर है ऑलरेडी, अरे वो वाले फॉर्मूले से करना, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर ई और नीचे भी जाएगा कैपिटल आर ई, है ना, क्यूब है तो वहां से वो कट जाएगा और रूट जी के अंदर से वहां पे जी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक आर ई अंदर कर देंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट आर ई अपॉन जी, क्योंकि आर ई स्क्वायर न्यूमरेटर में था तो भैया रूट के अंदर से भी बाहर जाएगा तो क्या जाएगा आर ई, ठीक है। नहीं बचा ना, मैं प्रूफ कर देता हूँ, नहीं तो फिर लोग रह जाओगे। यहाँ तो ठीक है, ठीक है भैया, ऊपर नीचे रूट में डाल दें। अभी भी नहीं कर पाओ, अब क्या करना है भाई, जब छापना है सेम चीज दी है वाली, अब कर लेंगे। ये 9.8 और ये 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना,
ठीक है, वो मीटर पर सेकेंड में मीटर में ही करना है। जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 84 मिनट्स। ठीक है, 84 मिनट लगेगा, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट, इतने में पूरे अर्थ का चक्कर लग जाएगा। ठीक है, और अगर सेकंड की बात करें कितना जाएगा, 5063 सेकंड। अगर हम डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें, टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, बेटा पानी देना यार जरा, सर दर्द हो रहा है। इसको दे दो यार, सत्यम दे दो बेटा तुमको। देखो भैया, सबको मास जितने हैं सबको डेंसिटी के फॉर्म में करेंगे, और क्या करेंगे, है ना। लिखिए इसको, फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ सीधे, 2 पाई r e की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई कैपिटल G इंटू 4/3 पाई r e क्यूब, है ना। रूट में ही लिख देते हैं, प्लस डेंसिटी पावर 1/, ठीक है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट रूट 3 पाई अपॉन जी क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इसके आगे लिखो, वो मिटा रहा हूँ मैं बगल में, मिटा दो। ठीक है, इसकी डेरिवेशन की जरूरत तो थी, हाँ आसानी। इसके बाद एक छोटी सी बात लिख लो, टाइम पीरियड नियर बाय सैटेलाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन of the planet। ठीक है, जिसको अभी समझ नहीं आ रहा बच्चे, देखो इस पूरे फॉर्मूले में ओनली वन थिंग दैट इज वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। कैपिटल जी कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ डेंसिटी अलग अलग नेट पे अलग अलग डेंसिटी होती है ना, तो इसका मतलब टाइम पीरियड अगर नियर बाय सैटेलाइट की देखेंगे तो सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, नोट कर लो बस। अब मून के बारे में पढ़ लेते हैं। हो गया, देखिए फॉर मून, अब हम मून के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। हाइट ऑफ मून कितनी है अर्थ से, लिखिए 3,80,000 किलोमीटर। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ मून कितना है, एक रिवोल्यूशन करने का 27 दिन, 27 अर्थ डेज। ठीक है, हमें वी नॉट निकालना है, तो हो जाएगा 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन क्या हो जाएगा टी। एसआई में सबको कन्वर्ट करके सॉल्व कर डालो, हो जाएगा 2 पाई 3,80,000। ठीक है, 1 2 3 4 है ना, इंटू 10 की पावर 3 मीटर हो गया। ये टाइम मिनट कितना है, तो 27 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 सेकंड में आएगा ना, तभी तो मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये सेकंड में हो गया। ठीक है, सॉल्व करो इसको, मीटर पर सेकंड हो गया इसके एसआई में। जब इसको आप डिवाइड कर डालेंगे यू विल गेट 1.04 किलोमीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 1.04 किलोमीटर
ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ मून। नेक्स्ट पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। आगे बढ़ जाएं। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट देखिए इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। अब आपको ये तो पता ही है काइनेटिक एनर्जी होगी उसके लिए कितना होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, जिसकी वैल्यू बराबर हो किसके, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। और इसके लिए कितना होगी, एल स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर, एल इज इक्वल टू द एम आर वी नॉट, और इसको लिख सकते हैं स्मॉल एम अंडर रूट जी एम आर। इसको नहीं पता है कैसे किया, एल इज इक्वल टू होता है एम वी नॉट आर, यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एम रूट कैपिटल जी कैपिटल एम डी, पीछे करके आए हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पी ई इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, इसको लिख सकते हैं माइनस एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऐड कर डालू, you will get equations like this minus m v naught square by 2, और क्या मिलेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, और क्या इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2mr। ये हैं आपके फॉर्मूले, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी। देखिए इसके अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज नेगेटिव, the modulus of this total mechanical energy is known as binding energy। क्या कहते हैं इसको, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। This energy is due to which, चलो भाई लिखो आगे, the energy is due to which, आगे लिखिए, system is bound, system is bound or the different part of the system are bonded to each other, or the different part of system is bonded to each other, ठीक है। ये वो एनर्जी है जिससे सब एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक लाइन की बात इतनी सी, ठीक है। अगर एनर्जी ना हो तो बंधे भी ना रहे, सब अलग अलग हो जाएंगे, समझ में आ गया। तो बाइंडिंग एनर्जी तो आपने कैलकुलेट कर रखी है ऑलरेडी, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी का क्या कर देना है, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव कर दो इसको, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। पीछे लिखिए, दोबारा लिखने की क्या ही आवश्यकता है।
वो आप कर लोगे, है ना। escape energy and ionization energy, escape and ionization energy are the example of binding, इसका एग्जाम्पल नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी का एग्जाम्पल। अब मान लो कि एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रही है ग्रेट सर्कल के अंदर, है ना। हम चाहते हैं उसके ऑर्बिट को चेंज करना। मान लो पहले क्या है उसका रेडियस r, हम चाहते हैं कि एक नया रेडियस हो जिसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो फिर पुराने वाले से, उसके ऑर्बिट को चेंज करना है, ठीक है। तो उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड इन चेंजिंग द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट, हेडिंग ये है। यहाँ पे वर्क डन, हेडिंग लिखो, वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। इसको हटा दूं क्या? तो रिकॉर्ड हो ही गया। उस बटन को ही वहां से हटा दो, लिखो इसको। वर्क डन का और मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, है ना। और सैटेलाइट और ठीक है। E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस जी कैपिटल एन स्मॉल अपॉन 2r। तो सबसे सिंपल तरीका तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू E2 माइनस E1, है ना। और E2 माइनस E1 मतलब E का टोटल एनर्जी ना, तो माइनस जी कैपिटल एन स्मॉल अपॉन 2 को कॉमन ले लीजिए और अंदर क्या बचेगा बताइए, R1 माइनस R2। अगर हम माइनस साइन से जाएंगे तो ऑटोमेटिक R2 माइनस R1 की जगह क्या बन जाएगा ये। अब देखो जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है भाई, माइनस में होता है, ठीक है। तो माइनस में होता है, यहाँ पर आप कहोगे R2 ज्यादा है R1 छोटा है, लेकिन भैया निगेटिव होने के कारण माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको दिखे कैसा, 1 अपॉन R1 माइनस, निगेटिव साइन को एलिमिनेट कर दिया हमने इसको अरेंज कर दिया। इस तरीके से हमें वर्क डन मिल गया। अभी तक हम लोग ने सिर्फ पढ़ा है टोटल एनर्जी के बारे में, लेकिन हम लोग ने ग्राफ नहीं बनाया, ठीक है। अब अगले जो है ग्राफ पढ़ने वाला है। देखो भैया यहाँ पर नोटिस करो कि जब हम पॉइंट ए पर हैं तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की वैल्यू है सिग्निफिकेंट अमाउंट में, और जब पॉइंट डी की तरफ जा रहे हैं तो कहाँ आ रहे हैं, जीरो के पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, उसके लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो लिखिए एट पॉइंट ए, इसके पहले एक और लाइन लिख लो, ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस पोजीशन, ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस पोजीशन, ठीक है। तो एट पॉइंट ए लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। एट ए बी सी क्या हो जाएगा, सिस्टम इज बाउंडेड। सिस्टम क्या है, बाउंडेड है। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ निगेटिव आ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। एट पॉइंट डी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। टोटल क्या आ जाएगी, काइनेटिक
इज अनबाउंडेड। समझ में आया? अब दूसरे वाले ग्राफ की बात करते हैं। ये नहीं पढ़ना है, बस वो लास्ट खत्म हो गया चैप्टर, बस ये पढ़ना है। सब हो गए कुछ वाली अभी वेटलेस तो पढ़ लो, वेटलेसनेस। अब सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो देखो यही लिख लो, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, जी कैपिटल में स्मॉल m अपॉन 2r। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होती है, माइनस जी कैपिटल में स्मॉल m, क्या होता है यहाँ पर, टोटल एनर्जी होती है माइनस जी कैपिटल में स्मॉल m अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, माइनस जी कैपिटल में स्मॉल m अपॉन r। सबसे ज्यादा कौन है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। डिनोमिनेटर सबसे कम किसका है बेवकूफों, पोटेंशियल इतना टाइम लगता है देखने में, न्यूमरेटर सब में सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर्स में ट्वाइस है, इसका देखो टोटल में और काइनेटिक में, तो मैग्नीट्यूड वाइज कम होंगे। नेचर वाइज पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे तो हाँ वो बात अलग हो जाएगी कि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ जो बन रहा है देखो, सबसे ज्यादा स्टीप किसका है, पोटेंशियल का, उससे कम किसका, टोटल। और टोटल और काइनेटिक दोनों का आइडेंटिकल ग्राफ होगा, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आइडेंटिकल इन द सेंस ऑफ सिमेट्रिसिटी वहां मेंटेन होगी। अगर आप मिरर रख दोगे तो आपको काइनेटिक का ही उल्टा मिल जाएगा, टोटल एनर्जी का ग्राफ। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल ग्राफ हमेशा ज्यादा स्टीप और होगा बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, बस उसका नेचर निगेटिव है। अब पढ़ते हैं वेटलेसनेस और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। आगे बढ़ जाएं? चलिए लिखिए इसमें, पहले भी पढ़ चुके हैं लिफ्ट वाले केस में, लेकिन अब ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ते हैं। व्हेन अपरेंट वेट ऑफ बॉडी बिकम जीरो, अब यहाँ दिक्कत आएगी, ये अपरेंट वेट क्या होता है बेटा। देखो जो भी वेट हम सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे लेते हैं वो एक्चुअल वेट माना जाता है। ठीक है, और जो भी हम लोग अर्थ सरफेस, जैसे ये सरफेस है, इसके किसी भी एक हाइट पर जाकर के वहां वेट लेंगे तो वो हो जाएगा अपरेंट हो जाएगा। मतलब कोई भी पोजीशन अदर देन अर्थ सरफेस पे जहां पर आप वेइंग मशीन पर खड़े होकर के अपना वेट लेते हो वो हो जाएगा अपरेंट वेट। ठीक है, तो जब वही अपरेंट वेट आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, द बॉडी इज सेड टू बी weightless, to be in state of weightless। ठीक है, यही स्टेट होता है वेटलेसनेस। ठीक है, इन अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, around the earth, every part and parcel of the satellite has an acceleration towards the center of the earth, has an acceleration towards the center of earth which is exactly the value of acceleration due to gravity at that position, which is the value of acceleration at that
की बात कर रहे हैं, उस पोजीशन में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगा। Thus in the satellite everything is in a state of free fall. अब तुम लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, मुझे यकीन है, लेकिन मैं अभी 1 सेकंड समझा दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये हो गया बेटा एक सर्कुलर ऑर्बिट, मैं अर्थ नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो उसका रीजन क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। इसका ना नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0, नहीं, नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0, जो कि सेंटर की तरफ होगा। जो वेट है वो हमेशा mg जो होता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ आता है। जब अर्थ के सेंटर वाली लाइन पर कोई फोर्स ही नहीं है तो हम लोग के पास वेटलेसनेस वाली कंडीशन नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, बिकॉज ये दोनों जो बैलेंस हो रहे हैं उसकी वजह से ही सेटेलाइट सर्कल कंप्लीट कर पा रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन तो ये पॉसिबल है जब एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो वेट कहाँ से आएगा, तो वेट का कॉज ही होता था Fg। हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, हमारा एक मास होता है, इनटू हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वेट मिल जाता है। अब ये जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेट ऑफ फ्री फॉल, और इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा वेटलेस फील करेगा, ठीक है। मिटा दें कि बनाओ, बना लेना चाहिए, मिटा दीजिए, बाद में बुद्धि काम नहीं करेगी घर जाके। इफ अ बॉडी इज इन सैटेलाइट लिखो, डेरिवेशन लिखो। at height h and at height h, ठीक है। तब ट्रू वेट क्या हो जाएगा, ट्रू वेट mg at height h, g की जो भी वैल्यू होगी जो हाइट h पे है ना, और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, m कैपिटल G कैपिटल M अपॉन क्या हो जाएगा r प्लस h, r क्या है रेडियस का होल स्क्वायर, g अपॉन r स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं एपरेंट वेट की, क्या हो जाएगा, mgh माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, ठीक है बेटा। अगर हम इसको चाहे इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हैं, कैसे, mg अपॉन 1 प्लस h अपॉन r स्क्वायर, कैसे कि r स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस h अपॉन r स्क्वायर हो गया, g अपॉन r स्क्वायर को स्मॉल g लिख सकते हैं, ठीक है। और a निकालना तो और आसान है, एक्सेलरेशन निकालना तो और आसान है, कैसे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, v नॉट स्क्वायर अपॉन r, v नॉट स्क्वायर अपॉन, अरे गधों क्यों इतने कमजोर हो गए हो तुम लोग, पढ़ते पढ़ते नहीं हो क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास ऑफ सैटेलाइट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू m ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अपॉन m कट जाएगा, e इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन r आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा सा पढ़ा भी करो भाई, कभी कभी जिंदगी में पढ़ लेना चाहिए। v नॉट here पुट कर दोगे, इट विल बिकम gm अपॉन r, gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। रूट हटेगा तो एक r बाहर है एक r अंदर, तो आई हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। अब इस r स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन re प्लस h, और ये बन जाएगा g कैपिटल M अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। ठीक है, तो वेटलेस की कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ऑफ वेटलेस, जब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाए, जब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू gh के बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ऊपर लिखा हुआ एपरेंट वेट का फॉर्मूला, तो W apparent will be equal to mgh minus ma। If a is equal to gh, then W apparent will be equal to mgh minus, which is equal to, this is the condition of weightlessness। समझ में आया? Condition of weightlessness can be overcome, note लिखो। By creating artificial gravity, by rotating the satellite, by creating आर्टिफिशियल, और ये कैसे होगा? बाई रोटेटिंग द सैटेलाइट इन एडिशन टू इट्स रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन वो कर रहा है, उसके एडिशन उसको रोटेट कर दोगे तो एक्सेलरेशन, आपका नेट एक्सेलरेशन जीएस से कम हो जाएगा, तो इसका मतलब वेटलेस तब नहीं फील होगा। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ जाएं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चल न्यूमेरिकल करते हैं। Two satellites S1 S2 are revolving around a planet in coplanar concentric circular orbit। coplanar मतलब एक ही प्लेन में है ना, और कंसेंट्रिक, जैसे मैंने बनाया था ऑर्बिट चेंज करने के लिए फिगर बनाया था ना, दो सर्कल, एक बड़ा और एक छोटा। R1 कितना, R1 रेडियस कितना, R1 R2 इन द सेम सेंस रिस्पेक्टिवली, मतलब एक ही डायरेक्शन और रोटेशन, मतलब क्लॉकवाइज में अगर एक घूम रहा हो दूसरा भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। Their respective period of revolution is 1 hour and 8 hours. The radius of the orbit satellite S1 is equal to the 10 to the power 4 kilometer. Find the relative speed in kilometer per hour when they are closest. जो सबसे करीब हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या है? बहुत आसान है, रिलेटिव निकालना तो एक्चुअल माइनस रेफरेंस, है ना, तो निकाल सकते हैं। आई थिंक हम लोग निकालिए, टाइम पीरियड भी दे दिया आपको, तो S1 दिया हुआ है, निकाल सकते हैं, वैसे S2 निकल जाएगा। T1 और T2 का रेशियो निकाल लो, जिससे तुम्हें R1 R2 का रेशियो मिल जाएगा और काम हो जाएगा। According to Kepler's third law, T1 square upon R1 cube is equal to T2 square upon R2 cube। होगा भैया? अरे T1 square is equal to directly proportional to the R1 cube था, और T2 square directly proportional जाएगा R2 cube। दोनों को हमने डिवाइड कर लिया तो हमें ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है वो दोनों में कट जाएगा। इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। और T1 की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू पता है, T2 की वैल्यू पता है, R2 निकालने लेंगे हम लोग। ये जाएगा 1, और ये कितना R1 कितना है, R1 कितना है, 10 to the power 4 का क्यूब।
इज इक्वल T2 कितना है 8 R2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सब कुछ यार, है ना। When you will cross multiply तो आपको क्या बन जाएगा R2 क्यूब इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4 क्यूब। R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर किलोमीटर। यूनिट क्या होगी किलो। सॉल्व कर लीजिए। अरे 4 का क्यूब 64 होता है। 10 की पावर 4 को बाहर करके क्यूब दिया हुआ था ना, तो क्यूब हटाओगे 10 की पावर 4 ही तो बचेगा क्यूब रूट में। तो हाँ तो क्या 4 × 10 पावर 4 का टाइम वेस्ट कर रहे हो। R2 निकाल दिया, बाकी सॉल्व करिए। S1 क्या हो जाएगा, S1 के लिए क्या हो जाएगा बताइए 2 पाई R1। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई या रिवोल्यूशन की डिस्टेंस। अच्छा ये सैटेलाइट 1 और 2 ऐसे आ गए, ऐसे लिखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई सैटेलाइट। तो डिस्टेंस को ऐसे यहाँ स्मॉल है, चलो स्मॉल है, S1 इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट, और S2 क्या हो जाएगा 2 पाई। अब मैंने क्यों किया, मैं 9th क्लास से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, खत्म। रिलेटिव स्पीड निकालना है तो हमें दोनों की स्पीड चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, v1 और v2। तो v1 v2 मिलेगा तभी तो एक्चुअल माइनस रेफरेंस करेंगे। अब तुम किसको आगे रखना चाहते हो वो तुम देख लेना। तो मैंने तुम्हें डिस्टेंस का मनो दे दिया, टाइम पीरियड का क्वेश्चन दिया हुआ है। जस्ट क्या करोगे S1 अपॉन T1 और S2 अपॉन T2, तुम्हें v1 और v2 मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चे। इतना ही करना था, तो इसको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। एक्चुअल में ये जाएगा 2 पाई इंटू 10 पावर 4 और यहाँ जाएगा 2 पाई इंटू 4 इंटू 10 पावर 4। इतना ही तो करना है। और v1 v2 क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू हो गया भैया S1 अपॉन T1 और v2 हो गया S2 अपॉन T2। सॉल्व कर लो, ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व कर लो या किलोमीटर पर आवर में कर लो। अभी तक जितनी चीज़ निकाली सब किलोमीटर में निकाली, तो हम आवर में सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जाएगा 2 पाई 10 की पावर 4 डिवाइड बाई कितना है 1, तो यही आ गया 2 पाई 10 पावर 4। ये कितना किलोमीटर पर आवर। एक हो गया, दूसरा भी सॉल्व कर लीजिए। दूसरा कितना आ जाएगा, नीचे 8 है आ गया है, तो 4 दूनी 8 होता, 2 भी कट गया तो ये जाएगा 2 पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई व्हाट 8। 4 दूनी 8 और 2 2 कट गया, पाई इंटू 10 पावर 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया बच्चा। खत्म करो क्वेश्चन, अभी तो खत्म नहीं हुआ। रिलेटिव निकालना है तो v1 माइनस v2 कर देंगे, है ना। हम v1 की निकालना है विद रिस्पेक्ट टू v2, तो क्या आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी जाएगा v1 माइनस v2। v1 कितना आया था 2 पाई इंटू 10 पावर 4 माइनस पाई इंटू 10 पावर 4 कितना आ गया पाई इंटू 10 पावर 4 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए। ओम समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। यस यस यस। महक आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, a spaceship is launched into a circular orbit close to the earth's surface. What additional space should now be imparted to the spaceship so that it overcome the gravitational pull of the earth? ठीक तो है। एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए होगी, उसको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड को कहाँ जाना है, बाहर। करो सॉल्व।
सर्कुलर ऑर्बिट में है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी के अंदर रहा होगा। अरे भैया बाइंडिंग एनर्जी के अंदर रहेगा तभी तो बाउंडेड है ना। अब जैसे उससे ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो वो निकल लेगा कि नहीं निकल लेगा। तो जरा जरा कैसे करेंगे, हमने √2 टाइम्स ऑफ V0 कुछ पढ़ाया था, याद अगर आ रहा हो तो। उसकी ज़रूरत नहीं है, उससे उसके बिना भी कर सकते हैं, करो। एडिशनल को काइनेटिक एनर्जी मानेंगे क्योंकि जो भी आप एनर्जी देंगे उससे स्पीड बढ़ेगी, इसका मतलब एडिशनल काइनेटिक एनर्जी पर मान सकते हैं। तो लिखिए इसके अंदर लेट डेल के बी द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सैटेलाइट और ये कितना हो जाएगा, डेल के ठीक है। डेल के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, और इसके सैटेलाइट है कि स्पेसशिप है, वो स्पेसशिप का लेना है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस ऑफ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, मैंने पहले ही लिखवा दिया था ये फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, याद है ग्राफ वाले में। यस सर। तो आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा अगर आपको आता है तो, ठीक है। तो यहाँ से एडिशनल होने की वजह से तो टोटल एनर्जी अब नई वाली क्या हो जाएगी, न्यू टोटल एनर्जी ऑफ स्पेसशिप, यही है ना, स्पेसशिप है, स्पेसक्राफ्ट जो भी है भैया, स्पेसशिप क्या हो जाएगा, पहले से मेरे पास जी कैपिटल स्मॉल अपॉन 2r था और मुझे एक्स्ट्रा मिल गया जी कैपिटल स्मॉल अपॉन, ये बन जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, ठीक है। अब जो हमारी नई एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r, इसके बराबर होगी। और v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू अंडर रूट जी कैपिटल एम अपॉन 2gm अपॉन, अरे ये तो फिर से वही फॉर्मूला मिल गया एस्केप वेलोसिटी वाला, हाँ हाँ ठीक। तो एस्केप वेलोसिटी का ही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। और v1 कितना था, gm अपॉन रूट gm अपॉन r। तो एडिशनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 माइनस v1 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये सोती रहती है क्या रे, मेरे को नींद आती रहती है हमेशा, हैं तेरे को बहुत नींद आती है, बताइए। एडिशनल वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगा, will be equal to v2 minus, सॉल्व कर लिए बेटा, जो चीजें कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, तो क्या जाएगा √2 माइनस 1 रूट gm अपॉन, यही है, ठीक है। जिसको ये पसंद नहीं आया, जिसको ऐसा चुटकी बजा करना है, जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था, एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है आपको ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ने के लिए, उसका होना होता है √2 gm अपॉन r, है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √gm अपॉन r, है ना। एडिशनल वेलोसिटी क्या चाहिए, √gm अपॉन r को कहाँ ले जाना है, √2 gm अपॉन r, आंसर कब भी सेम ही आएगा, √2 माइनस 1 इंटू अंडर रूट gm अपॉन r, ठीक है। ऐसे 1 सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं, यही मैं बोल रहा था कि मैंने लिखवाया है √2 टाइम्स ऑफ v0 कर दो, ठीक। तो √2 टाइम्स ऑफ v0 होता क्या है, √2 gm अपॉन r ही तो होता है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, देखो √2 टाइम्स ऑफ v0 का क्या मतलब होता है, √2 इंटू रूट gm अपॉन r, ये है क्या,
2gm/r ही तो है, ये तो escape velocity है ना। अभी लेकिन क्वेश्चन चेंज किया है, क्वेश्चन कहा गया कितना एडिशनल चाहिए, तो हमें चाहिए तो इतना ही ना, तो हम कर क्या रहे हैं, हम v2 निकाल रहे हैं। v2 क्या escape velocity √2gm/r माइनस जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक। तो इनका डिफरेंस है, उतना एडिशनल चाहिए हमें, एडिशनल एनर्जी पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है या एडिशनल वेलोसिटी पूछा गया, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो हमें आंसर तो पता ही यही आएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं escape velocity वेलोसिटी, जिससे कि आपका प्लेनेट किसी भी ग्रेविटेशनल पुल को escape कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका अल्टरनेट लिख लो, अल्टरनेट डायरेक्ट लिख लो। ये वही मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने पूरा प्रूफ किया, अब इसको वापस से आपको दिखा रहे हैं। ये आखिरी क्वेश्चन भी है चैप्टर का, एक और है, लिखिए अल्टरनेट एडिशनल वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी होती है इसके माइनस जिससे रोटेट कर रहा है वो हो जाएगा ऑर्बिटल 2gm/ माइनस gm/, आर ही लिख दिया मैंने, आर लिख लो बच्चा, ठीक है, इसको स्मॉल आर लिख दो, ये हो जाएगा आपका ठीक है। अब तुमने कहते हैं एनर्जी पूछ दिया तो क्या करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, है ना, आंसर हो जाएगा। एनर्जी अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया एडिशनल एनर्जी कितनी लगी, तो काइनेटिक की तो लगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज करी तो हमने काइनेटिक एनर्जी दे दी उसको, तो एक्चुअल में 1/2 स्मॉल m इंटू ये पूरी वैल्यू कर दो का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा gm/r। तो एनर्जी भी लिख ही लो, एडिशनल एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 m, और यहाँ पर v एडिशनल का 1/2 m इंटू √2 - 1 का स्क्वायर इंटू g कैपिटल अपॉन, ठीक है, ठीक। अब फिर से देखो, g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन 2r टोटल एनर्जी इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ चलो ठीक, अब क्या करवा दें तुम लोग को, कोई क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। An artificial satellite is moving in a circular orbit around the Earth with a speed equal to the half of the magnitude of escape velocity from the Earth. पहला क्वेश्चन है determine the height of the satellite above the Earth surface. दूसरा क्वेश्चन है if the satellite is stopped suddenly in its orbit, हमने ही ऑर्बिट में रोक दिया, and allowed to fall freely on the Earth, find the speed with which it hits the surface of the Earth. एस्ट्रॉयड आता है ना सरफेस में, तो कह रहे हैं कि भाई किस स्पीड से फ्री फॉल कर रहा है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो उसके बाद टोटल फोर्स उस पर जो लगेगा वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और वो खींच के उसको धरती पर ले आएगा, तो जब वो हिट करेगा तो किस स्पीड से करेगा, सवाल ये। हाँ पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रखेंगे ना, फ्री फॉल हो, तो जीरो रखेंगे भाई, ये पागल हो गया है भाई, पोटेंशियली तो काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, क्या कर रहा है भाई तू? वो पूरा चल भाई कोई नहीं होता है ऐसा, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, फ्यूज डिस्टर्ब हो जाता है अपना। पहला वाला करें, दूसरा वाला हम करेंगे। दूसरा वाला फिर से वही टोटल एनर्जी वाला क्वेश्चन लगेगा, क्या करेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल हमेशा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, जो भी, या फिर आर मान लेंगे, ठीक है, और हाफ एम बी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कैसे, जब अर्थ को हिट करेगा तो उस समय पर जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, तो अपन माइनस जी कैपिटल एम अपॉन एम स्मॉल एम अपॉन आर लिख सकते हैं, और उस समय जो वेलोसिटी मान लेंगे कि वी वेलोसिटी से हिट किया तो काइनेटिक हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली हम फ्री फॉल से हैं तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक जीरो रहेगा, पोटेंशियल स्टार्ट कर देंगे। टोटल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए अगर बात करें तो उस समय माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r के बराबर होता है, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ,
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी किसी भी स्टेट पे। तो जब नहीं पता हो कुछ भी, मैं सेकंड वाला करूं, पहला वाला कर लोगे तुम लोग? कर लोगे क्या? चलो अच्छा कर लो। हम सेकंड वाले पे ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग वाला है, बाकी तो आसान है। वो भी दिमाग वाला तो कुछ नहीं है, कर तो आप सब लेंगे, इतने इंटेलिजेंट जो ठहरे। तो हम मान लेंगे लेट हाइट, क्या मान लेते हैं? लेट हाइट बी h above the surface, है ना? तो v ऑर्बिटल क्या होता है? v ऑर्बिटल, ये यार आज तो पता नहीं स्पेलिंग का क्या ही लोचा है। क्या हो जाएगा? अंडर रूट g कैपिटल में अपॉन r e प्लस, ठीक है? तो लिख सकते हैं 1/2 ऑफ VE। एक हाइट h की बात हो रही, फॉर्मूला याद ही नहीं होगा। अरे भाई हम कहते थे कि किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम हाइट h अबव द सरफेस, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता था √2gm अपॉन r e प्लस h, है ना? जब मैंने इसको देखा तो मुझे दिखा ये हाफ ऑफ है क्या v का, v का हाफ ही तो है ना? इस तरीके से करो। ये हो जाएगा 1/2 2gm अपॉन r e प्लस h। नहीं, मैंने गलत बोल दिया, गिवन है कुछ। अरे नहीं, वो 4 होता ना। अरे यार वो 2 था ना, 2 बाहर अगर आएगा तो किस में बन के आएगा? किस में आएगा? रूट टाइम्स आएगा, या तो उससे ले सर अंदर से रूट है ना, वो √2 टाइम्स होगा ना। तो √2 है, उसका हाफ कहाँ हो रहा है? हाफ नहीं हो रहा है, वो लिखा हुआ है सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी। मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा फिर से, गलत था वो, वही मैं कर ही रहा था सॉल्व दिमाग में। चलो करो, अब तो कर सकते हैं सॉल्व। तो इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको r करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा इट इज इक्वल टू √gm अपॉन, ठीक है? अब इक्वेट कर दीजिए दोनों को, √gm अपॉन r e प्लस h इक्वल टू √gm अपॉन 2r। जैसे इक्वेट कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से आ गया r e प्लस h इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r। ये वाला बच्चा इससे कंपेयर हो गया, ठीक है? √gm कट जाएगा, स्क्वायर रूट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायरिंग वो साइड कर देंगे तो r e प्लस h इक्वल टू 2r आ जाएगा। और h इक्वल टू क्या आ जाएगा? h इक्वल टू 2r e माइनस r e, क्या आ गया? h इक्वल टू क्या आ जाएगा? या फिर r, ठीक है? खत्म हो गया ये क्वेश्चन। टोटल एनर्जी की बात करते हैं सीधे सेकंड वाले केस में। तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, ठीक? E2 क्या होगा? एट अर्थ सरफेस। E2 क्या है? टोटल एनर्जी एट सरफेस, ठीक है? क्या हो जाएगा? लेट वेलोसिटी समय क्या है? v, तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर प्लस माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन रेडियस। यही तो होगा। E1 इज इक्वल टू E2 कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आएगी? √gm अपॉन r, ठीक है? E1 इज इक्वल टू E2, और सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू जाएगा √gm अपॉन, इसलिए और आंसर। आई थिंक ये बहुत सिंपल है ना? चलिए खत्म हो गया आपका ये चैप्टर यहीं पर। अब जो अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड एंड फ्लूइड्स। ये था ग्रेविटेशन।